दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जहां एक तरफ वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से संसद में एक लंबी बहस, 10 घंटे लंबी बहस के लिए प्रधानमंत्री ने खुद को तैयार किया और संसद को तैयार किया, लेकिन जरा उस 10 घंटे की लंबी बहस के दरमियान जिस तरह से व्यवस्था इस देश में चल रही है, जिस तरह से सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, यानी वंदे मातरम की शुरुआत जहां से होती है, क्या सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम आपको मिल रहा है? ना तो शुद्ध हवा मिल रही है, ना ही बिना पेस्टिसाइड वाले फल फूल आपको खाने के लिए मिल रहे हैं, और ना ही शुद्ध पानी मिल रहा है। एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर तक जाना आप सब ने देखा है। सवाल यह है कि इस समय सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन में कितनी सुफल चीजें हैं, कितनी ठीक ढंग से संचालित हो रही है, यह देखा जाना बड़ा दिलचस्प हो गया है। क्योंकि सत्ता की तीनों बैसाखियां एक एक कर साथ छोड़ने की स्थिति में तो नहीं पहुंच रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं कि 1 महीने के अंदर इस देश में मराठी प्रधानमंत्री होगा। हम उनके स्टेटमेंट पर नहीं जा रहे कि इस देश में 1 महीने के अंदर मराठी प्रधानमंत्री होगा। हो सकता है 1 महीने के अंदर मराठी प्रधानमंत्री, ये बात जो वो कह रहे हैं हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन सत्ता की तीनों बैसाखियां जो नरेंद्र मोदी को 272 के आंकड़े के पार पहुंचाती है, उन तीनों बैसाखियों के साथ खटपट शुरू है। कल आपने देखा, मैं एक एक कर जिक्र कर रहा हूं, कल आपने देखा, मैंने इसी चैनल पर आपको बताया, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का जिक्र करते हुए, उसको आप फिर से देखिए। 2 जदयू नेताओं और बिहार के एक ब्यूरोक्रेट को बुलाकर जब अमित शाह ने यह कहा कि नीतीश कुमार का सक्सेशन प्लान क्या है, मोटे तौर पर कहें तो रिटायरमेंट प्लान क्या है, और भी ज्यादा खुलकर कहें तो मुख्यमंत्री की कुर्सी वो कब छोड़ रहे हैं और कब भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, उस पर बिहार के ब्यूरोक्रेट ने अमित शाह को आईना दिखा दिया। जरा इसकी निचली लाइन को आप पढ़िए, सबसे नीचे, कि नीतीश कुमार एक्सपेक्ट करेंगे, उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार एक्सपेक्ट करेंगे कि सक्सेशन प्लान या कुर्सी छोड़ने जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे 1-to-1 1-on-1 बात करें, यानी सीधी बात करें। यह कहने का साफ मतलब निकलता था कि बिहार का एक ब्यूरोक्रेट भी अमित शाह को इस लायक नहीं समझता कि नीतीश कुमार उनके साथ इस मुद्दे पर बात कर सके। अमित शाह देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए नीतीश कुमार इस देश के सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक है। 40 साल पहले उन्होंने विधायिका का दरवाजा देखा था। नरेंद्र मोदी ने तो विधायिका का दरवाजा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देखा था। अमित शाह भी नीतीश कुमार से बहुत जूनियर है। नरेंद्र मोदी भी संसदीय व्यवस्था और संसदीय राजनीति में नीतीश कुमार के सामने कहीं नहीं ठहरते, बहुत जूनियर है। और जब उनके तरफ से ये चीजें हो रही है, सक्सेशन प्लान पूछा जा रहा है, तो इस दरमियान अभी इसी हफ्ते के अंत तक बिहार के पूर्णिया में पुलिस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की चर्चा थी, और अब खबर आ रही है कि अमित शाह वहां नहीं जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में क्या इतनी खटपट शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के गृह राज्य में अमित शाह जाने से अब कोताही बरतना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश जी और नाराज हो जाएं। ये हालात तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास पर्याप्त बहुमत के लिए वैकल्पिक इंतजाम है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटकने की तैयारी कर ले, सेकुलर कैंप में आने की कोशिश करे, तो उनके पास 122 के बहुमत के आंकड़े के लिए दिक्कत नहीं है। अब जरा नीतीश कुमार से आगे चलते हैं। नीतीश कुमार के पास तो 12 सांसद हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा सांसद जिनके पास है वो चंद्रबाबू नायडू है। आपने इंडिगो का पूरा प्रसंग देखा। इंडिगो के मामले में क्या हुआ? इंडिगो के मामले में यही हुआ कि केंद्र सरकार को अपना एफडीटीएल वाला, यानी फ्लाइट टाइम वाला जो टाइम टेबल था, फ्लाइट ड्यूटी टाइम टेबल जो था, उसे वापस लेना पड़ा, इंडिगो के दबाव में लेना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री को, विभागीय मंत्री को नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ नहीं कर पाए। नागपुर में बैठा हुआ संघ भी विभागीय मंत्री का कुछ बिगाड़ पाने की स्थिति में नहीं था। जानते हैं ऐसी स्थिति क्यों थी? विभागीय मंत्री का नाम राम मोहन नायडू है, और वो नायडू बाबू यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद है। अब जिनके भरोसे सरकार चल रही हो,
पूरे भारत में चुनावी हिंदुत्व का झंडा उठाने वाला मध्य वर्ग एयरपोर्ट पर परेशान हो रहा हो, लेकिन विभागीय मंत्री को नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ न कह पाए, तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जल में रह के मगर से बैर नहीं किया जा सकता। ये कहावत आपने सुनी होगी। चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर सरकार है और चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोल लेने की स्थिति उनके मंत्री की स्थिति यह है कि वो अपने विभाग के मंत्री नहीं बल्कि राम मोहन राय नायडू को बहुत साफ साफ कहे तो नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधानमंत्री की तरह काम करते हैं। और ये ताकत क्यों आई है? ये ताकत इसलिए आई है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, जहां लगता था कि नरेंद्र मोदी ही हर विभाग के प्रधानमंत्री हैं, वो स्थिति नहीं है। ट्रेन को हरी झंडी वो दिखाने चले जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास जो विभाग है, उनके मंत्री के कामकाज में दखलंदाजी की राजनीतिक हैसियत ना तो नरेंद्र मोदी की है, ना ही अमित शाह की है और ना ही पूरी भारतीय जनता पार्टी की है। तो वहां छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी से और उनकी पूरी व्यवस्था और पूरी सिस्टम पर बहुत पैनी नजर है चंद्रबाबू नायडू की, और वैकल्पिक व्यवस्था के इंतजामात होते देखते ही चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक रुख को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। अब जरा तीसरे राज्य पर चलते हैं, महाराष्ट्र। बड़ा दिलचस्प खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुट और एनसीपी के दोनों गुट। महाराष्ट्र भाजपा अलग सोच रही है इन दोनों से डील करने के मामले में। नरेंद्र मोदी अलग तरीके से सोच रहे हैं, अमित शाह अलग तरीके से सोच रहे हैं। बिल्कुल बिहार जैसा मामला है। बिहार में अमित शाह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। वहीं महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस को बनाए रखना चाहते हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार के 12 सांसदों की कीमत नरेंद्र मोदी को पता है। अमित शाह को अपनी चाणक्य नीति पर भरोसा है कि नीतीश कुमार के सांसदों को तोड़ा भी जा सकता है अगर बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी हासिल कर ले तो। ये सारी बातें बीजेपी के अंदर की है। लेकिन बीजेपी के अंदर का मामला जब महाराष्ट्र पहुंचता है तो महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को समझने के लिए एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर दिल्ली की है। राज ठाकरे के परिवार में एक शादी हुई थी, उस शादी के रिसेप्शन की है। और राज ठाकरे के परिवार की शादी में अभी 2 दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए। नरेंद्र मोदी राज ठाकरे के परिवार की शादी में किस मौके पर पहुंचे हैं? गौर करने वाली बात है। जहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच की रस्साकसी जग जाहिर है। शिंदे सरकार के समय के कई मंत्रियों के कामकाज के ऊपर इंक्वायरी तक बिठा दी गई है। वहीं उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे हुए हैं, शरद पवार चुप्पी साधे हुए हैं। शरद पवार आजकल कहां है राजनीतिक रूप से किसी को नहीं पता, कि वो कहीं चर्चा में ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि शरद पवार इस देश के सबसे एक्टिव पॉलिटिशियन, सबसे सक्रिय राजनेताओं में से एक है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि शरद पवार और नीतीश कुमार जहां सोचना खत्म करते हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग सोचना शुरू करते हैं। वो शरद पवार कहां है? उनकी पार्टी भी बिखर गई थी, उनका सिंबल भी उनके भतीजे को मिल गया था। उद्धव ठाकरे कहां है? उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बिखर गई थी और उनका सिंबल भी एकनाथ शिंदे को मिल गया था। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब आ रहे हैं। शरद पवार और अजीत पवार के करीब आने की खबर है। सत्ता के गोदी सेठ की भी इसमें एक भूमिका बताई जा रही है। और इन सब से इतर पार्टी का सिंबल और पार्टी के नाम को लेकर शरद पवार को उतनी चिंता नहीं है जितनी उद्धव ठाकरे को है। क्या उद्धव ठाकरे को और राज ठाकरे को एक कर शिवसेना का सिंबल वापस दिलाने की कोशिशें हो रही है? क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास विधानसभा में नंबर है और एकनाथ शिंदे अपने नंबर के बूते अपनी ताकत का इजहार करते रहे। लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है जिस स्थिति में बिहार में नीतीश कुमार है। चंद्रबाबू नायडू इन सबसे अलग है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार नरेंद्र मोदी की बैसाखी या भाजपा की बैसाखी पर नहीं टिकी है। उनको आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 3/4 बहुमत अपने बूते हासिल है। वो उनकी दरिया दिली है कि उन्होंने पवन कल्याण की पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह दे रखी है। लेकिन नीतीश कुमार और देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें अपने बूते बहुमत हासिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सहयोगी दलों की दरकार नहीं है। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की दरकार नहीं है।
बिना भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार के पास बहुत साफ और स्पष्ट बहुमत का जुगाड़ है। बिल्कुल इसी तरह देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। भले ही बहुमत से उनके पास 10-12 विधायक कम है, बीजेपी के विधायकों की संख्या 10-12 कम है, लेकिन 10-12 की पूर्ति उनके पास शिंदे और अजीत पवार के बिना आसानी से हो जाती है। लेकिन अजीत पवार के साथ कोई खटपट नहीं है, शिंदे के साथ खटपट सतह पर आती हुई दिख रही है। उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं तो शिंदे के पास 7 सांसद हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में बैठे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी सरकार को कम से कम अभी इस वक्त तक तो समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार अभी तक तो समर्थन कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अभी तक तो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनकी पार्टी को किनारे लगाने की कोशिशें महाराष्ट्र में हो रही है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरे नाम और सिंबल को वापस लेने की जुगत में लगी हुई है, उसमें समझा जा सकता है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहले की तुलना में थोड़े ज्यादा करीब आते दिखे हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे के पारिवारिक समारोह में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे चुप बैठे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ एक प्रोग्राम में भी कुछ दिनों पहले दिखे थे। ये सारी कवायद इसलिए हो रही है ताकि एकनाथ शिंदे यदि पार्टी छोड़े, एनडीए छोड़े, तो दिल्ली का सत्ता समीकरण ना बिगड़े। ये सारी कवायद इसलिए हो रही है कि इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू, शिंदे और नीतीश कुमार के सामने कोई बड़ा राजनीतिक दांव न फेंक दे। नरेंद्र मोदी की स्थिति यह है कि वो प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ सकते। उनकी स्थिति यह है कि वो अपनी कैबिनेट में और ज्यादा एकोमोडेटिव नहीं हो सकते। उनकी स्थिति यह है कि अमित शाह सत्ता और संगठन को बिल्कुल उसी तरह से चलाना और चलवाना चाहते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 में अकेले बूते बहुमत हासिल करने की स्थिति में चलाना चाहती थी। लेकिन अब अकेले अपने बूते सरकार चलाने की स्थिति उनकी रही नहीं। बहुमत के आंकड़े से 32 कम है और जो स्थिति जनता ने 4 जून को नरेंद्र मोदी को या इस देश को दिखाई थी कि बीजेपी को 400 पार के नारे के बावजूद क्लियर मेजोरिटी तक नहीं मिली, उस स्थिति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। और जब उस स्थिति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है तो आसानी से समझा जा सकता है कि दिल्ली की सत्ता के तीनों पाए कैसे हिल रहे हैं। और इन सब के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चव्हाण जब ये कह रहे हैं कि महीने भर के अंदर इस देश में मराठी पीएम भी बन सकता है, क्या मराठी पीएम बनाने की तैयारी हो रही है? क्या शरद पवार इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं? इस सवाल पर जाना फिलहाल बहुत मुनासिब नहीं है, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर रार बढ़ी हुई है। बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की नजर टेढ़ी होने की खबरें नीतीश कुमार तक पहुंचेगी, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो दूरी बढ़ने और संबंध विच्छेद की औपचारिकता है, उस औपचारिकता के पूरी होने की प्रक्रिया में तेजी आती जाएगी। चंद्रबाबू नायडू जो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश बाबू अलग होने का ऐलान कब करते हैं। एकनाथ शिंदे भी संभवतः इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस सत्ता को न तो अकेले चंद्रबाबू नायडू गिरा सकते हैं, न अकेले एकनाथ शिंदे गिरा सकते हैं और न ही अकेले नीतीश कुमार गिरा सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के सांसदों का सहयोग भी दिल्ली में चाहिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनकी जगह अपना मुख्यमंत्री भी चाहिए। ये दोनों नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दोनों हो जाए। बावजूद इसके सक्सेशन प्लान यानी उत्तराधिकार का, कुर्सी छोड़ने का प्लान क्यों पूछा जा रहा है? इस पूरे खेल को समझते हुए नरेंद्र मोदी की बेबसी और 56 इंच की छाती वाली जो बात एक दशक पहले की थी, उसको आसानी से समझा जा सकता है कि एक बेबस और लाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के सहयोगियों के सामने किस तरह से झुके हुए दिखाई देते हैं। आज बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। गृह मंत्रालय जरूर दिया गया है, लेकिन गृह मंत्रालय पूरी तरह से अब भी मुख्यमंत्री कार्यालय के नियंत्रण में है और जो वित्त मंत्रालय भाजपा के पास हुआ करता था उससे भी कम ताकत मिली हुई है। एकनाथ शिंदे को तो उसी दिन बेबस बना दिया गया जिस दिन वो मुख्यमंत्री पद से उनका डिमोशन करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और रही बात चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू के सामने बेबस और लाचार होने की परिस्थितियां नहीं है। चंद्रबाबू नायडू मौके के इंतजार में है और वो मौका नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे या फिर दोनों कब चंद्रबाबू नायडू को देखते हैं और कब
सीधे सीधे अगर कहें तो एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि कब नीतीश कुमार का धैर्य इस गठबंधन के साथ जवाब देता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 17 जून 2013 को एनडीए के साथ नीतीश कुमार का धैर्य जवाब दे गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार का धैर्य एनडीए के साथ जवाब दे गया था। 9 अगस्त 2022 को तो नीतीश कुमार के पास केवल 43 विधायक थे, आज उसके दोगुने यानी 85 विधायक है। तो इस वक्त नीतीश कुमार के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, वो उपयुक्त समय का इंतजार कर फैसले लेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास जो हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी यदि कुछ बोल नहीं रहे तो इंडिगो क्राइसिस के लिए भी, चूंकि उनके पास ये विभाग है, तो जनता के बीच में जो हालात बन रहे हैं, जनता के बीच ये परिस्थितियां जरूर बन रही है कि कहीं ना कहीं नायडू किसी तरह से इंडिगो की क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे। ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अनिल अंबानी के साथ नायडू की नजदीकियों के चर्चे अक्सर होते हैं। डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी जैसे कांग्रेसियों के साथ नायडू के नजदीकी संबंधों के चर्चे अक्सर होते हैं। एमके स्टालिन के साथ नायडू के नजदीकी संबंधों के चर्चे अक्सर होते हैं। तो सियासत में एक तरफ कॉरपोरेट, एक तरफ सत्ता, एक तरफ विपक्ष, और इन सब के बीच संतुलन साधने की स्थिति में चंद्रबाबू नायडू। वहीं बात यदि उत्तर भारत की करें तो एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह, और तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू यादव। इन सब के बीच संतुलन साधने की प्रक्रिया में अब ड्राइवर सीट पर आ चुके, बार्गेनिंग पावर को 14 नवंबर के बाद 43 से बढ़कर 85 तक पहुंचने के बाद अपने हाथ में ले चुके नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे की परिस्थिति कि खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं, जितना खोना था खो चुके। उस परिस्थिति में खोने के लिए जिनके पास बचा हुआ है वो नरेंद्र मोदी के पास सत्ता है, अमित शाह के पास सत्ता में पर्दे के पीछे से चलाने वाला चाबुक है। तो एक का सत्ता और दूसरे की चाबुक, ये दोनों यदि एक साथ किसी के बूते टिके हुए हैं तो वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन इन तीनों को बेबस और लाचार बनाने की प्रक्रिया जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है उसमें देखते जाइए फाइनल कॉल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कब लेते हैं। उसी परिस्थिति में दिखाई देगा कि वंदे मातरम को याद करने के नाम पर इतना बड़ा तमाशा जो दिल्ली में आज किया गया संसद के अंदर, हालांकि इसे तमाशा कहना उचित नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के रवैये ने इस पवित्र अवसर को तमाशे में तब्दील करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज भी नेहरू की आलोचना के लिए मौका ढूंढने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष के द्वारा वंदे मातरम के सहारे, लेकिन वंदे मातरम की 3 बड़ी बातों, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, यानी स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और शुद्ध फल, इन तीनों पर कोई जवाब देने की स्थिति में इस देश की सरकार नहीं है, और अपने तीनों अलायंस पार्टनर को भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि उनको साथ रहकर उनकी जड़ में मट्ठा डालने का जो खेल खेला जा रहा है वो कितने दिनों तक चलेगा। देखते जाइए पेशेंस किसका पहले जवाब देता है, नीतीश कुमार का या चंद्रबाबू नायडू का या एकनाथ शिंदे का। खेल बहुत बड़ा है और इस खेल का अंजाम क्या बजट सत्र के पहले होगा या बजट सत्र के दरमियान होगा या बजट सत्र के बाद होगा, टाइमिंग इसकी बस ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें ऐसे लग रहा है कि एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत आगे बढ़ती जा रही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।